हु इज वॉलंटियर? ये स्टेशन आपके समझ लें मॉक है, क्योंकि ये कागज कर चुके हैं, तो आई जस्ट वांट टू नो कि आपने कितने अच्छे तरीके से पढ़ा है लास्ट सेशन के टॉपिक्स को। कौन अटेम्प्ट करना चाहेगा? सूरा, आमना, आयशा, आतिका, फरीहा, हुमैरा, ईमान, फरजाना, टेक्नो मैडम। अभी तो तुम सब कहते हम सबने पास होना है, और मैंने बोल दिया था तुम नहीं पास हो सकते अगर तुम नहीं एक्टिव नहीं पढ़ोगे तो फिर नहीं हो सकते। ये तो दीवाने के ख्वाब है। थर्टी 31 year old पेशेंट कंसर्न्ड है, शी इज नली रहा था, किसी ने स्कैन करा लिया, उस पर 11 सेंटीमीटर की मल्टीलोकुलर सिस्ट आ गई है, और उसे पकड़ा दिया रेडियोलॉजिस्ट ने उसके हाथ में और भेज दिया आपके पास, आप जाने आपका मरीज जाने। चलो, सो क्या होगा? इफ आई एम एग्जामिनर एंड आई एम यू आर इंटरेक्टिंग विद एग्जामिनर, यू हैव जस्ट 10 minutes। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि इस सिनेरियो में आप मुझे बताएं अपनी पहली रेडी बता दें और उसको जस्टिफाई कर दें। मैडम बेनाइन ओवेरियन सिस्ट लग रहा है, बिकॉज इसमें मैडम एसाइटिस भी नहीं है, ब्लड फ्लो डॉपलर पे नहीं है, साइज ऑल्सो लार्जर है, और 12 मंथ से भी परसिस्टेंट है, ओकेजनल डिस्कम्फर्ट भी है। मैडम आई वुड लाइक टू नो मोर क्वेश्चंस अबाउट इट। आई वुड लाइक टू नो एनी हार्मोनल अच्छा, चेंजेस। होल्ड ऑन, मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये था, पहली रेडी बता दें, बस आपने इतना कह के चुप हो जाना है। ठीक है मैडम। तो ये एक बेनाइन स्मार्ट कैंडिडेट एग्जाम में यही करेगा, जितना पूछा उतना जवाब दिया। ठीक है, अब मेरा मैडम। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, तो तो कुछ बोल ही नहीं रहा, तो फिर आप कह लेंगे मैडम शुड आई ऐड समथिंग मोर, मे भी वो चाहता है कि आप मजीद बताएं, अदरवाइज ही विल आस्क क्वेश्चन जो उसके पास होंगे। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, आपने जवाब भी दे दिया और आपने जस्टिफाई भी कर दिया कि भाई देखें 12 महीने से माइल्ड डिस्कम्फर्ट है और स्कैन पे भी कोई ऐसे फीचर नहीं है कि मैलिग्नेंसी का हो, तो ठीक है बेनाइन। अच्छा, अब मैं पूछ रही हूँ कौन सा बेनाइन है, कौन सा बेनाइन लग रहा है आपको? कितने टाइप के ट्यूमर होते हैं ओवरी में? सेक्स कार्ड, स्ट्रोमल होते हैं, एपिथेलियल होते हैं। व्हाट इज सेक्स कार्ड? इसकी क्या ओरिजिनल, इसकी जो पेरेंट क्लासिफिकेशन है वो क्या है? नहीं, सेक्स कार्ड की तो खैर पेरेंट ही है। हाँ, नहीं सही, यू आर राइट, होते हैं, सेक्स कार्ड। डिसजर्मिनोमा हाँ हाँ, नहीं यार, तो इस 31 में सबसे मोस्ट कॉमन सेक्स कार्ड है? मैडम इसमें नहीं होगा, सेक्स कार्ड मोस्ट कॉमन नहीं है मैडम। एपिथेलियल इस एज ग्रुप में ज्यादा हो जाते हैं। 31 ईयर ओल्ड पे भी ज्यादा होते हैं? नहीं, जर्म सेल होते हैं। जर्म सेल होते हैं? जर्म सेल, जर्म सेल में कौन सा जर्म कॉमन है? सेल होते हैं। एक और क्वेश्चन, एक और नया डिसजर्मिनोमा। क्वेश्चन। डिसजेमिनोमा कॉमन होता है वो तो मैलिग्नेंसी है। नहीं मैडम, अगर बिनाइन देखें और इस मैडम एज में देखें और नली पैराडाइज पैराडाइज देखें तो उसमें सबसे कॉमन जर्म सेल है। हाँ बिल्कुल, नाउ यू आर ऑन ट्रैक। ठीक है, 31 ईयर ओल्ड है, जो प्रेजेंटेशन है, जो स्कैन है, उससे लगता है ये एक बिनाइन केराटोमा है। ओवेरियन ट्यूमर है। Which benign ovarian tumor, as my patient is in reproductive year and below 40 year, I am suspecting germ cell tumor. Which some tumor, ma'am, among germ cell tumors, it's teratoma. Which teratoma? Mature cystic teratoma. More specific. ठीक है, चलें, गुड। तो आपने तो बड़ा अच्छा नाइसली बता दिया, हालांकि हिस्टोपैथोलॉजी कराई भी नहीं, तब भी आपने बीइंग कॉमन को देख के बता दिया, गुड। मैडम फिर तो आप हमारा भी नाम लें पास होने वालों में। हाँ इंशाल्लाह, क्यों नहीं होंगे। मैं तुम लोगों को शर्म दिला रही थी, थोड़ी सी पढ़ लो तुम, हो जाओगे। वैसे मुझे अक्सर फीडबैक कहते हैं मैडम, वो यही होते हैं, आई वाज योर साइलेंट लिसनर, ये ज्यादा होते हैं वैसे। हाँ बिल्कुल। अच्छा चलो, तो अब सेकंड डीडी कौन सा है? सेकंड मोस्ट कॉमन डीडी? सोच लो, ठीक है, क्योंकि अजान हो रही है, ब्रेक है। तो अब देखा आपने कितना इम्पोर्टेंट है डिफरेंशियल्स बनाना और इनका ऑर्डर कैटेगराइज करना।
इसी के बाद तो अकॉर्डिंग टू योर डीडी आपने उसकी इन्वेस्टिगेशन मांगनी है और ट्रीटमेंट करनी है। जब डीडी ही अच्छी नहीं है तो फिर तो आगे भी कुछ भी अच्छा नहीं है। अप्लाइड नॉलेज जो कि मैंने आपको बताया था, आल्दो 4th डोमेन है आपके टोक्स के असेसमेंट की, लेकिन इनडायरेक्टली या इनसेंसिबली दिस इज अफेक्टिंग एवरी डोमेन। इंफॉर्मेशन गैदरिंग भी, क्योंकि क्वेश्चंस क्वालिटी नहीं समझ आएगी कैसे बनाएं उसकी, और कम्युनिकेशन क्या करनी है हाय हेलो तो नहीं करनी, बातचीत करनी है। बातचीत तो वो होगी ना जब दिमाग में अंडरस्टैंडिंग होगी कि उसको मसला क्या है। ठीक है, तो आप लोगों ने बहुत अच्छी डीडी बनाई है, आई एम वेरी हैप्पी और बहुत अच्छी, आई एम इम्प्रेस्ड। 1 डीडी थी हमारी बिनाइन और बिनाइन ओवेरियन। फिर एग्जामिनर को, चूंकि एग्जामिनर है, उसने और क्वेश्चन पूछ लिया कौन सा बिनाइन, आपने कहा भाई ये जर्म सेल है क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव एज में है। फिर जर्म सेल में भी उसने पूछ लिया कौन सा है, आपने बोला सिस्टिक, मैच्योर्ड सिस्टिक टेराटोमा। ठीक है, तो उसने पूछना है इसको ट्यूमर मार्कर है, आपने बोलना है क्या बोलना है, यस और नो। नो नो, उसका कोई ट्यूमर मार्कर नहीं है। अच्छा, दूसरे नंबर की डीडी आपने बोला बिनाइन ही है मैडम, और अमंग बिनाइन इट कुड बी एंडोमेट्रियोमा, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिस्ट है, एंडोमेट्रियोमा कॉम्प्लेक्स होता है। मेरी पेशेंट नली पेरस है, इसमें नली पेरिटी के साथ, और वो भी प्राइमरी सेपरेटिटी के साथ एंडोमेट्रियोमा या एंडोमेट्रियोसिस होता है, और इसको डिस्कम्फर्ट है, पेन है। ठीक है, आल्दो पेन स्ट्रांग होता है एंडोमेट्रियोमा में, लेकिन 80% कवरेज कर रहा है ये प्रेजेंटेशन की, तो एंडोमेट्रियोमा। फिर एग्जामिनर ने बोला और कोई डीडी, अब देखें, हाँ इट कुड बी ट्यूबोवेरियन मास, वो कॉम्प्लेक्स सिस्ट होती हैं। ठीक है, लेकिन आपने देखा है पेशेंट को सिर्फ डिस्कम्फर्ट है, फीवर नहीं है, कोई सिग्निफिकेंट डिस्चार्ज नहीं है, तो पीआईडी नहीं लेके आएंगे। नली पेरिस है मैम। लेकिन नली पेरिस है, शादी को कितना अरसा हुआ है ये भी तो डिपेंड करता है ना। सही। इनफर्टाइल है या मतलब मे बी 8 महीने पहले शादी हुई हुई हो, तो नली पेरिटी के साथ एंडोमेट्रियोमा ठीक है, कंसीडरिंग दैट के ट्रबल है विद कंसेप्शन। अच्छा देखें, ये डिफरेंट है इसकी अप्रोच। इसमें जब जब स्टेशन आएगा विद एनी इन्वेस्टिगेशन, तो जो आपके डीडीज हैं वो काफी नैरो डाउन हो जाते हैं। इसमें आपने यूट्राइन ट्यूमर्स और वो जीआईटी के ट्यूमर्स नहीं डाले, हालांकि हम किसी भी मैस में जो पेल्विक कैट डालते हैं, पिछले सेशन में आपने देखा, क्योंकि वो पीए पे मैस पिक हो रहा है या पेशेंट की सब्जेक्टिव कंप्लेंट है। जब हमने स्कैन करा लिया वो तो बड़ा स्पेसिफिक नहीं हो गया, हमें पता चल गया है ये ओवरी के अंदर, तो फिर हमने ओवरी पे ही सोचना है। तो जो हमारा हिस्ट्री का जो पहला स्टेप है डीडी का, वो घूमेगा ओवरी के इर्द गिर्द, उसमें से ओरिजिन ऑफ मैस में वो ट्यूब, यूट्रस, जीआईटी आउट हो गया। इसे तो चले, अगला क्वेश्चन था, मैंने कहा चले और कोई डीडी, तो कौन सा है? जर्म सेल के बाद बिनाइन में ही बतानी पड़ेगी, सेकंड मोस्ट कॉमन। एक और मैडम फाइब्रोमास ये नहीं है। जर्म सेल के बाद सेकंड मोस्ट कॉमन एपिथेलियल होता है जी रिप्रोडक्टिव एज में, तो ये एपिथेलियल हो गया। एपिथेलियल में आल्दो, हाँ ये एपिथेलियल हो गया। एपिथेलियल में कौन सा? सीरस सिस्ट एडिनोमा। ठीक है, चलें, इसमें भी सीरियस, इसका कोई ट्यूमर मार्कर है एपिथेलियल का? C125। और जर्म सेल का कोई ट्यूमर मार्कर था? ठीक है, ये 3 होते हैं। तो यहाँ हमने सीखा कि जो एबीसी ग्रुप में हमने देखा बहुत सारे डीडीज बन रहे थे जो कि हेफेजेड से थे, बट अब जब हमें पता चल गया है कि ओवरी की ही मल्टीलोकुलर सिस्ट है 11 सेंटीमीटर की और ये बिनाइन है, तो हमने बिनाइन की डीडीज बनानी है, टॉप 3 तो एटलीस्ट, तो वो हमने बना ली और 3 काफी होती हैं।
वो तो इसमें आप जीआईटी और यूट्रस प्लीज ऐड ना करें और मेलिग्नेंसी भी ना ऐड करें, क्योंकि स्कैन भी दे दिया है कि एसाइटीज नहीं है, ब्लड फ्लो नहीं है। आयोटा ज्यादा सेंसिटिव होता है, आयोटा में तो कोई एम रूल नहीं आ रहा, फिर क्यों डालें हम? हमारी टॉप 3 में एम आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वी आर वेरी वी हैव टू डील अ स्पेसिफिक सिचुएशन। जब आपको स्पेसिफिक वो सिक्यूज करके नैरो डाउन करके इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो उसी में ही रहना है। अदरवाइज हमने सीखा ये है कि हम ब्रॉड रहेंगे, लेकिन व्हेन इट कम्स इन्वेस्टिगेशन इन फार्मा इन्वेस्टिगेशन, तो फिर हमने इन्वेस्टिगेशन को भी सेस करना है। अच्छा, अगर मैं इफ आई से कि आपने रोल प्लेयर से या अपने पेशेंट से इस स्पेसिफिक स्कैन के बाद कुछ क्वेश्चंस करने हैं, तो वो कौन से हैं? क्योंकि जब भी आप अल्ट्रासाउंड पढ़ते हैं, लिखा तो यही होता है ना कि दिस इज मल्टीलोक्यूलर कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट होइवर कोरिलेट क्लिनिकली। फिर क्यों लिखते हैं कोरिलेट क्लिनिकली? तो अब करें कोरिलेट क्लिनिकली, क्या क्वेश्चन पूछेंगे? How she married? मैरिड फार, ठीक है, मैडम ओके। ये कि कब से है और पेन इसका मतलब कब ज्यादा, मतलब पेन कब से पीरियड्स अच्छा, में पेन ज्यादा होता है या वैसे पेन ही पूछ ज्यादा लिया, होता पेन की स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ लिए, ओके। और कुछ? है? और उसके साथ कोई मतलब पेन का एसोसिएशन पीरियड्स के साथ उसको और कोई क्वेश्चन? पेन समझ आ गया, पेन पूछ लिया, इनफर्टिलिटी का पूछ लिया, और थर्ड क्वेश्चन Any history of induction? इनफर्टिलिटी की में आ गया, इंडक्शन आ गया। Family history? मैडम बाकी जो सारी हिस्ट्री है वो भी साथ साथ पूछेंगे ना, सर्जिकल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, कोई कैंसर की हिस्ट्री, कोई ये भी फॉर्मल पूछेंगे हिस्ट्री ना? छोड़ दें, फॉर्मल छोड़ दें, सिर्फ स्पेसिफिक क्वेश्चंस बताएं कि जिससे इस जो सिस्ट की जो है वो नेचर अच्छे तरीके से समझ आ जाए। मैम हम उससे साथ में यूरिनरी सिम्टम्स पूछेंगे कि अगर मास कंप्रेस कर रहा है नेक्सा को, तो ये मैडम अनरिमार्केबल है, क्या मैथ्स बड़ा पूछेंगे? नहीं है। डिस्पेरोनिया, वो तो इंट्रामेंस्ट्रुअल ब्लीड, कोई पोस्ट कॉइटल ब्लीड, उसमें क्या निकलेगा? उससे डेडी चेंज हो जाएगी? नहीं चेंज तो नहीं होगी। मैडम डिस्पेरोनिया से एंडोमेट्रोसिस उसका सोचेंगे और फिर एंडोमेट्रोमा को ज्यादा सपोर्ट करेगा इंस्टेड ऑफ टेराटोमा। अच्छा, मैं बताती हूँ, मैरिड फॉर 6 months, पेन सिग्निफिकेंट नहीं है। वेट चेंज, आप सेटिस्फाई हैं इस पे? जैसे उन्होंने बोला है कि मल्टीलोक्यूलर सिस्ट है, प्री मेनोपाजल एज में, डोपलर ठीक है, साइटीज नहीं है, आप सेटिस्फाई हैं कि ये एक्सक्लूड हो गई है मैलिग्नेंसी? आप रिलेट क्लिनिकली में अगर मैं कहूँ कि फैमिली हिस्ट्री, साइज बड़ा है। देखो अगर मैं कहूँ कि भाई फैमिली हिस्ट्री सिग्निफिकेंट है ओवेरियन कैंसर, दिस इज इम्पोर्टेंट जी क्लिनिकली, तो वेट मैलिग्नेंसी लॉस निकाल गेन भी इम्पोर्टेंट है, फैमिली हिस्ट्री भी सीए इम्पोर्टेंट के है। फीचर्स पूछने हैं, क्योंकि है तो कॉम्प्लेक्स सिस्ट मल्टीलोक्यूलर। वेट लॉस हमने आपने आयोटा अज्यूम कर लिया, हालांकि आरएमआई भी खड़ा हुआ है। जी ठीक है, सीए फीचर्स भी पूछे, सिम्टम्स पूछे, मैट्स का पूछे। हाँ, लेकिन फैमिली से सिग्निफिकेंट नहीं है, सीए के फीचर्स नहीं है, पेन से नहीं है, इनफर्टिलिटी के इश्यूज नहीं है, तो फिर हम सेफ हैं, हमारा पहला डीडी ठीक था, टेराडोमा ही है ये, है ना?
टेराटोमा में टॉर्जन्स होती हैं, इसमें पेन भी नहीं है, वो भी इस हवाले से भी जान छूट गई। अब आप जरा जस्ट एक मिनट, सॉरी, इसको ये देखें, इसी मैच को अब आरएमआई पे स्कोरिंग करें। ये स्कोर 1 है। मल्टीलॉकुलर का स्कोर है, यस, एक तो आ गया, एक आ गया। सॉलिड एरियाज का है नहीं है, बाइलैटरल का नहीं है, एसआईटीज का नहीं है, मेटास्टैटिक वर्कअप हमने कराया अभी नहीं, तो इसका मतलब है हमें कराना पड़ेगा। ठीक है, और जब हम CM125 मांगेंगे इन्वेस्टिगेशन में तो वी विल जस्टिफाई एज वेल। ठीक है, और इसके बाद फिर हम मैलिग्नेंसी का इंडेक्स निकालेंगे। ठीक है, तो इसलिए जब आपको मैंने ऑप्शन दी कि इस स्कैन के बाद मैंने आपसे स्कैन बेस्ड डीडी बनवाई, फिर मैंने कहा हिस्ट्री पूछे, फिर आपने हिस्ट्री बेस्ड डीडी बनाई। हिस्ट्री बेस्ड डीडी भी अगर बिनाइन निकलती है और स्कैन बेस्ड भी बिनाइन निकलती है तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि ये बिनाइन नहीं है। और बिनाइन में 31 पे जो फाइनल कंक्लूजन है वो यही है कि इट कुड बी जर्म सेल ट्यूमर। तो अगर आपने अब इन्वेस्टिगेशन डिजाइन करनी है अपार्ट फ्रॉम बेसिक 5 जो होती हैं, स्पेसिफिक कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस करानी है? मैडम ट्यूमर मार्कर, LDH, HCG और अल्फा फिटोप्रोटीन एंड CA125। ट्यूमर, क्योंकि जब भी कॉम्प्लेक्सिस्ट आती है रिप्रोडक्टिव ईयर में नेक्स्ट कहाँ पे ट्यूमर मार्कर है ना? कंप्लीट ब्लड काउंट रहने देना, क्योंकि मैंने सिर्फ स्पेसिफिक पूछा है। CBC ब्लड ग्रुप, बीटा HCG, सॉरी CBC ब्लड ग्रुप और RBS वाइल्ड मार्कर्स कंप्लीट यूरिन, ये बेसिक में आते हैं। तो वो अपार्ट फ्रॉम दिस पूछ रही हूँ तो स्पेसिफिक डिसिस्ट बताना है कि मुझे ट्यूमर मार्कर चाहिए। ट्यूमर मार्कर 31 पे सबसे पहला कौन सा मांगना है? आप अगर ऑर्डर मेंटेन करते हैं ना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा ट्यूमर मार्कर पहले चाहिए? मैडम CA, LDH, बीटा HCG। नहीं, आपको पहला कौन सा चाहिए? CA चाहिए या LDH जिस जर्मिनोमा को रूल आउट करने के लिए, और साथ ही बीटा HCG और जी साथ ही अल्फा बीटा प्रोटीन, ये सारे जर्म सेल्स चाहिए। जर्मिनोमा मोस्ट कॉमन होता है। तो अगर ये ओके है, नॉर्मल है, तो फिर CA125 मांगना है, फिर CA125, क्योंकि सेकंड कॉमन एपिथेलियल था। और आल्सो इट विल हेल्प अस टू क्लासिफाई दिस मैच अकॉर्डिंग टू द RMI स्कोरिंग। दो जस्टिफिकेशंस हो गई। अच्छा, मैं वैसे तुम्हें बताऊं कि चलो इसका CA125 लेट्स सपोज 100 है, लेट्स सपोज, तो स्कोर क्या बना RMI का? 1 into 1 into 100, फाइनल 100। तो लो रिस्क है, लेस देन 200 है। लो रिस्क है, ठीक है, लो रिस्क है। और लो रिस्क से मुराद क्या करना है हमने इसमें? फोन करी से ना, नंबर आती ना। कितने, इससे क्या मुराद है, कितना रिस्क है इसमें मैलिग्नेंसी का? ओनली 15%। 15 नहीं है, 3% है। 3 to 25 नहीं है, नहीं 25 तक है। और अगर ये 200 से ज्यादा होता तो जस्ट एक मिनट, देखो कितना भूल जाता है ये। डॉक्टर 3% मुझे याद आ रहा है। नहीं जस्ट एक मिनट, हाँ, अगर लेस देन 20 है तो लो रिस्क है, और अगर मोर देन 250 है तो हाई रिस्क है, और इसमें 75% रिस्क है। 25 से जो 250 तक है ना, यहाँ लिखा ही नहीं हुआ, मैं तो गूगल कर रही थी।
खैर जो भी है 25% से कम आएगा, इसको देख लेना, क्योंकि अगर मैडम लेस देन 25% से 3% है रिस्क, लो है। अच्छा 25 to 50 है, उसमें 20% मुझे तो 25% याद आ रहा है। और हाई रिस्क के उसमें मोर देन 250 है, 75%। मुझे 25% याद आ रहा है, तो आपके लिए ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है SEO 125 मांगना। यू कैन एक्सप्लेन एग्जामिनर एंड रोल प्लेयर कि आप में 25% फिर भी चांसेस हैं भाई मेलिग्नेंसी होने के, ठीक है। ये आप ऐसे रिश्योर करा देंगे कि भाई ये तो बेनाइन है और वो मेलिग्नेंसी निकल आएगी। अच्छा लेट्स सपोज आप 25% चांस है, तो 75% चांस नहीं है, तो क्या कैसे निकालोगे? अब आप अपना नॉलेज रिवाइज करें। प्री मेनोपॉजल एज में कोई एक्सिस्ट आ रही थी और वो 7 सेंटीमीटर से बड़ी थी, तो छोड़ना तो था नहीं, उसको निकालनी तो है। अगर वो रिफ्यूज करती है निकालना, तो फिर क्या करना है? फिर MRI कराना होता है। चले, अब हमने 11 सेंटीमीटर के सिस्ट को निकालना है, सर्जरी तो है ही, है ना, ये तो ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं कंजर्वेटिव रखने वाली। अब हमने डिसाइड, ये जो इतनी एफर्ट की है ना RMI निकालने की, ट्यूमर मार्कर मांगने की, हमने इसलिए की है कि वी कैन डिसाइड कि स्टेजिंग लेप्रोटमी करनी है या सिर्फ सिस्टेक्टमी करनी है। नली पेरिस पेशेंट की बेचारी की ओवरी निकालने कितनी बुरी बात है बेनाइन पे। तो इस डिसीजन को लेने के लिए हमने प्रोबेबिलिटी निकाली है कि इस मरीज में कितने % रिस्क है मेलिग्नेंसी का, तो भाई 25% है, ठीक है। और अगर आयोटा पे देखें तो वो भी नहीं है, क्योंकि आयोटा के मुताबिक ये सिस्ट कहाँ जाएगी वैसे? आयोटा के मुताबिक ये ना B है ना M है ना, ये ट्यूमर बोर्ड में जाएगी, ये जा रही है ट्यूमर बोर्ड में MDT में। और ट्यूमर बोर्ड वाले भी यही कहेंगे कि ट्यूमर मार्कर कराएं, ट्यूमर मार्कर अगर नॉर्मल आते हैं तो फिर इसको आप सिर्फ इसकी लेप्रोटमी करें, आप इसकी स्टेजिंग लेप्रोटमी ना करें। तो आयोटा भी स्टेज सिस्टेक्टमी पे जा रही है ना, फॉलोइंग लेप्रोटमी, और RMI भी इसी पे ही एंड कर रही है। तो ये जो दोनों क्लासिफिकेशन है, ये एक दूसरे को निगेट नहीं करते, ठीक है। चलें, तो अब हमारा सर्जरी हमने करनी है, और इसका डिसीजन हमने, कितनी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन थी हमारे बाद, स्कैन अगर हमारा रिलायबल है, इनकंक्लूसिव नहीं है। अगर इनकंक्लूसिव होता तो हम MRI कराते ना, क्योंकि 11 सेंटीमीटर की कॉम्प्लेक्स सिस्ट है। 7 से ज्यादा वाले यूजुअली पेडियाट्रिस्ट को समझ नहीं आती, तो वो कह देता है कि MRI करा लें। उसने नहीं बोला, उसने आराम से इसको बता दिया, मतलब उसने नहीं लिखा इनकंक्लूसिव है और ट्यूमर मार्कर्स भी नॉर्मल है, तो हमें भी जरूरत नहीं है इसमें MRI कराने की। हमने सर्जरी करानी है, सर्जरी का डिसीजन हमने वेरियस प्रोबेबिलिटी इंडेक्स पे लेना है। वो सब बता रहे हैं कि ये लो रिस्क है फॉर कैंसर, और ट्यूमर बोर्ड में भी किसी और से भी डिस्कस कर लिया, वो भी कह रही हैं लो रिस्क है, ठीक है। और स्कैन पे अगर एंडोमेट्रियोमा होता, तो एंडोमेट्रियोमा के स्पेसिफिक पिक्चर्स होते हैं, जैसे ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस, ठीक है। चलें, तो वो भी नहीं है। बड़ा हमने काम किया है। देखो प्री ऑप कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्री ऑप नहीं करेंगे तो आप तो गन मचा देंगे इस मरीज का। स्टडी में कर दोगे, यूट्रस निकाल दोगे, ओवरी निकाल दोगे, या US से कर दोगे, अपनी तरफ से सोचोगे कि मैंने फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन सर्जरी की है, बहुत मैस करोगे। या फिर कहोगे एंडोमेट्रियोमा है भाई तुम्हें, तो इसी वजह से तुम्हारी है, फिर इसकी तुम ट्यूबल पेटेंसी के चक्कर में पड़ जाओगे, बिल्कुल डिट्रैक हो जाओगे। तो अच्छा प्री ऑप बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमने कहा कि हम लेप्रोटमी कर रहे हैं, सिस्ट बड़ी है, टेराटोमा मोस्ट कॉमन होता है। टेराटोमा में हमने इंटैक्ट सिस्ट निकालनी होती है, लेप्रोस्कोपी के चक्कर में सिपिलेज हो जाएगी, इंटेंस केमिकल पेरिटोनाइटिस होगा, तो इट्स बेटर। वैसे लेप्रोस्कोपी 7 सेंटीमीटर के डर्माइड में कर सकते हैं, उससे बड़े में नहीं करते, ठीक है। तो 11 का ट्यूमर मार्कर जो नॉर्मल आ रहे हैं वो भी डर्माइड में ही होता है। लेप्रोटमी कर रहे हैं और सिर्फ सिस्टेक्टमी कर रहे हैं, लेकिन ये डिसीजन लेने में आपको पता है कितने खपे हैं हम। ये इस तरह नहीं हुआ डिसीजन, यू हैव टू चेक वेरियस थिंग्स, नो यू आर वेरी सेफ। जिसने सिस्टेक्टमी कर दी ना इस मरीज की, वो पास है, लेकिन अगर एग्जामिनर कहे कि हिस्टोपैथोलॉजी पे तो ये कैंसर है, ये तुमने क्या किया, ये तो डिसजर्मिनोमा निकल रहा है। फिर वैसे ये तुम लोगों के लेवल का क्वेश्चन है नहीं, वैसे ही मैं बता रही हूँ। तो फिर भी आप पे कोई मेडिकल लीगल इशू नहीं आएगा, क्योंकि आपने बाय रूल बाय गाइडलाइन इस चीज को फॉलो किया है। इसमें 100% तो एक्सक्लूड नहीं किया, उसको एक्सप्लेन कर दिया था कि 25% प्रोबेबिलिटी है, तो ये उसमें नहीं आई।
लेकिन देखिए अगर इस प्रोबेबिलिटी पे हम चले हैं तो इसमें 2 या 3 मरीजों में डिसर्मिनोमा आएगा, बाकियों में नहीं आएगा। बहुत सारे मरीजों का ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, अगर इसी चक्कर में रहे हर एक की स्टडी के प्लॉट में करके हम यूएसओ करते रहे तो फिर तो बहुत सारे मरीजों की अनड्यू सर्जरी हो जाएगी। तो आप पे कोई लीगल लिमिटेशन नहीं है, आपने दिल खफा नहीं करना, इसमें कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, कोई मेडिको लीगल केस नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम साइंटिफिक नॉलेज के बेस पे ही डिसीजन लेते हैं, हम खुदा नहीं है। ठीक है, तो डिसर्मिनोमा निकल आया तो कोई बात नहीं, हमारे पास हिस्टोपैथोलॉजी आई हुई है, डिसर्मिनोमा कीमोसेंसिटिव है, हम कीमोथेरेपी दे देंगे। ठीक है, हम कीमोथेरेपी खुद नहीं देंगे, हम अगेन इसको ट्यूमर बोर्ड में लेके जाएंगे और एंड वी विल डिसाइड व्हाट शुड वी डू। ठीक है, यूजुअली कीमो सेंसिटिव होते हैं हर स्टेज पे, इवन स्टेज 4 तक, तो ये पॉसिबल है। होवेवर अगर हमें पहले पता होता कि डिसर्मिनोमा है, लेट्स सपोज मैं ये कहूँ कि इसका डोपलर ज्यादा आ गया, एसआईटीज थी या आरएमआई की इंडेक्स पे 250 बन रहा था, तो हम स्टेजिंग रिपोर्ट में करते इसकी, उसमें फिर हम क्या करते, उसमें क्या करते यूएसओ स्टेजिंग करते रिपोर्ट में, हाँ यूएसओ करते हैं। अब इस स्टेटमेंट की है। ठीक है, लेकिन अब ये नहीं करना कि सेकंड सर्जरी करके यूएसओ कर दें, डायरेक्ट ये नहीं करना, इसको ट्यूमर बोर्ड में लेके जाएं एंड देयर इट विल बी डिस्कस्ड कि कीमोथेरेपी दें या यूएसओ करें। लेट्स सपोज दे डिसाइड कि नहीं यूएसओ करनी है, तो सेकंड सर्जरी करना बेहतर है एज कम्पेयर टू दैट के आप कहेंगे भाई ये मुझे गलती होगी, मैं प्राइमरी सर्जरी कर लेता फलाना ढमकाना, सेकंड सर्जरी फिर भी बेहतर है। ठीक है, नल्ली पेरेस है मैडम, 31 ईयर है, तो मे बी प्रेफरेबली कीमो की बजाय इसको सर्जरी बेटर है। बस ट्यूमर बोर्ड में ले जाएं, बट दे विल डिसाइड कि यूएसओ करें या कीमो सर्जरी दें, कीमो थेरेपी दें। ठीक है, ठीक है मैडम। आपने जो काम किया बाय रूल किया, बाय गाइडलाइन किया, ऐसे ही करना था, ऐसे ही होना था, यू आर सेफ। और ऐसा करने से 100 मरीजों में से 90 मरीज सही होने वाले हैं। ठीक है, हमने अपने नॉलेज की बेस पे ही डिसीजन लेने होते हैं। चलें, इसकी मिसाल ऐसे ही है कि हम पीपीएच ट्रीट कर रहे हैं, हम स्टेप वाइज जा रहे हैं, हम यूट्रस बचाना चाहते हैं, इस चक्कर में हम 90 पेशेंट की यूट्रस बचा लेंगे, मे बी एक की मोर्टेलिटी हो जाए। ठीक है, उसमें आपसे ये कहेंगे नहीं तुमने पहले स्टेक्टमी क्यों नहीं की। अगर हम सबकी पहले स्टेक्टमी करेंगे तो फिर तो हम तो 100% स्टेक्टमी कर देंगे। आपको ये क्लियर हो गया पॉइंट? ये पॉइंट क्लियर हो गया। चलें, तो बस अब ये क्लियर हो गया तो यू कैन इजीली justify DDs, investigation and management. ठीक है, ओके तो अब हम करते हैं, वैसे टॉर्जन का मैंने रिकॉर्डेड सेशन भेजा है, वो सुना है? मैडम वो नहीं, मुझे नहीं मैडम, मेरे वाले में नहीं आ रहा। लाइब्रेरी में भेजा आपने? ऑब्वियसली लाइब्रेरी में भेजा है, चेक कर लिया, तुम्हारे वाले में भी आया, तुमने देखा नहीं लग बात है। नहीं मैडम, आपने जब कहा तो मैंने देखा, उससे पहले नहीं था देखा तो मुझे नहीं मिला। चलें, अब हम करते हैं आज का काम। एक बता दें कि ये जो हेमरेजिक सिस्ट होती है, ये चॉकलेट सिस्ट ही होती है? चॉकलेट सिस्ट तो एंडोमेट्रियोमा है ना? नो, हेमरेजिक सिस्ट डिफरेंट है। चॉकलेट सिस्ट एंडोमेट्रियोमा है। अल्ट्रासाउंड पे जो डीडी है ना, वो हेमरेजिक सिस्ट और एंडोमेट्रियोमा की वेरी क्लोज है, दोनों में ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस या कॉब वेब पैटर्न आ सकता है। तो हमने उसको क्लिनिकली कोरिलेट करना है। एंडोमेट्रियोसिस की अपनी स्टेजिंग है, एसआरएम की आपको याद होगा, उसके मुताबिक स्टेज करेंगे, वो लेप्रोस्कोपी पे समझ आ जाएगा। लेप्रोस्कोपी एंडोमेट्रियोसिस के लिए डायग्नोस्टिक भी है। होती है उसके अंदर हेमरेज होता है? हाँ यूजुअली हेमरेजिक सिस्ट कौन सी है? नहीं, हेमरेजिक सिस्ट कॉम्प्लेक्स में भी हेमरेज हो सकता है। ऐसा है ना मैडम? नहीं, तुम लोगों की बात बताऊं, ये जो हेमरेज और रप्चर और टॉर्जन है ना, इसका ताल्लुक नहीं है कि सिस्ट बिनाइन है, मैलिग्नेंट है या ओवरी है, कोई भी सिस्ट है जी मैडम, किसी में भी हो सकता है। टॉर्जन, हाँ वो हो सकती है। इवन ओवेरियन हाइपरस्टूडियल सिंड्रोम में भी टॉर्जन रप्चर हेमरेज हो सकता है। ये तो किसी भी सिस्ट की कॉम्प्लिकेशन है रिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर, बट मोस्ट कॉमन टॉर्जन हमें पता है कि डर्माइड में होते हैं। ठीक है, हेमरेजिक सिस्ट में अगर पेशेंट स्टेबल है ना, पेन सिग्निफिकेंट नहीं है, तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है, पेन मैनेजमेंट है, और 4 या 6 हफ्ते के बाद स्कैन करा के देख लें हम रिजॉल्व हो गया, ठीक है, नहीं हुआ और मजीद 4 हफ्ते बाद करा लें। हाँ, सवेयर पेन है, ओपन करें, क्योंकि मे भी आपको हेमरेज लग रहा है वो टार्जन हो। ठीक, चलें, तो अब हम आ जाते हैं
ये हमने किया था ना कि benign features, if ovarian lesion has at least one of these features and no malignant feature, it can be confidently considered benign. तो ये वाली जो सिस्टर पे डिस्कस की है, ना वो यूनिलोकुलेट थी, ना उसमें सॉलिड एरियाज थे, ना कास्टिंग शेडिंग थी, ना स्मूथ थी, कोई और ब्लड फ्लो मिनिमल था उसमें, तो बेनाइन फीचर्स तो पूरे नहीं हो रहे और मैलिग्नेंट भी पूरे नहीं हो रहे थे, क्योंकि सॉलिड नहीं थी, सॉलिड सिस्टिक थी, एसाइटीज भी नहीं थी, पेपररी प्रोडक्शंस भी नहीं थी, और इरेगुलर सॉलिड भी नहीं थी, मल्टीलोकुलर, और स्ट्रॉन्ग ब्लड फ्लो भी नहीं था। अब मल्टीलोकुलर याद में आ रही है आपको, लेकिन इसमें मल्टीलोकुलर सॉलिड है, वो मल्टीलोकुलर थी बट सॉलिड नहीं थी, तो ना बी में थी ना एम में थी, इसलिए हम ट्यूमर बोर्ड में ले गए। उन्होंने कहा कि भाई चूंकि सिस्ट वैसे ही 7 सेंटीमीटर से बड़ी है तो निकाल दो, तो बेहतर है, हमने निकाल दी, सिस्टेक्टमी कर दी। चलो तो किसी भी की भी हिस्ट्री लेनी है तो ये वाला याद रखेगा हमेशा स्टेप, पानी भी। ठीक है। चलें बाकी हम आ जाते हैं एंडोमेट्रियल कैंसर पे। जस्ट एक मिनट। हाँ हाँ छह बस खराब हो जाएंगे। बिन्ने पढ़ने सादिया we all are hearing you. Okay. एंडोमेट्रियल कैंसर में जो स्टेशन आया था एग्जाम में, अभी एमसीपीएस में तो आया नहीं, एफसीपीएस में आया था, और ये एफसीपीएस में जितने भी अभी तक स्टेशन आए हैं वो आते हैं कि एक पेशेंट है, पोस्ट मेनोपाजल पेशेंट है, और पोस्ट मेनोपाजल ब्लीडिंग थी, उसमें जो है बायोप्सी पे एडिनोकार्सिनोमा है, ठीक है, और लेस देन 50% स्कैन पे इसकी या हिस्टोपैथोलॉजी पे मायोमेटल इन्वेजन है। स्टेज करें इसको, ग्रेडिंग करें इसकी, अभी जो रीसेंट एग्जाम का मैं बता रही हूँ, और आप इसको एचआरटी देंगे तो क्या प्रीरेक्विजिट है, ठीक है। ये एक स्टेशन है, ये डिस्कस करते हैं, इससे पहले हम थोड़ा क्विकली, जैसा कि हमने डिसाइड किया हुआ है, अपनी थ्योरी को रिफ्रेश करेंगे, तो कर लेते हैं। जस्ट एक मिनट।